हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। चैप्टर है आपका सेकंड चेन सर्वे और ये आपकी बुक का रेफरेंस लिया गया है सार्थक पब्लिकेशंस। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो एक टाइप का हम पढ़ चुके हैं कि जब बीच में कोई बाग आ जाए तब हम किस प्रकार करते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे कि स्थिति के अप्रत्यक्ष आरेखन ऐसी स्थिति में क्या करें जब सर्वेक्षण रेखा एम एन के दोनों जो सिरे हैं एम तथा एन आपस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह स्थिति जब एम से एन नहीं दिख रहा और एन से एम नहीं दिखाई दे रहा। ये कब आ क्या होती है कि जब बिंदु के बीच में कोई ऊंचा स्थल या पहाड़ी आ गई है, छोटी पहाड़ी, तो फिर क्या करेंगे। यदि इसके अतिरिक्त यदि एम से एन तो दिखाई देता हो लेकिन उनके बीच कोई गहरी खाई जाए तब भी अप्रत्यक्ष आरेखन किया जाता है। ठीक है, तो आरेखन की अप्रत्यक्ष विधि को निम्न प्रकार हम समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम से चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं होगा तो हम वैसे समझाएंगे। माना एम तथा एन दो ऐसे बिंदु हैं जिनके बीच ऊंचा स्थल होने के कारण एम से एन तथा एन से एम नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे स्थानों पर आरेखन करने के लिए कम से कम 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑब्वियसली कि एक एम पे खड़ा हो, एक एन पे खड़ा हो और बाकी के 2 जो बीच में अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित कर सकें। अप्रत्यक्ष आरेखन करने के लिए दोनों बिंदुओं एम तथा एन के मध्य 2 ऐसे बिंदु ओ तथा पी तलाश किए जाते हैं। इन पर यदि खड़े होकर देखें तो ओ से एन तथा एन से तथा पी से एम दिखाई देना चाहिए। फिर क्या करते हैं, अब चारों बिंदुओं एम एन ओ पी पर 4 व्यक्ति 4 आरेखन दंड लेकर खड़े हैं। सर्वप्रथम चारों बिंदुओं के नीचे की ओर प्रोजेक्शन डाल दिया जाता है। अब किसी एक बिंदु एम डैश या एन डैश पर खड़ा व्यक्ति यदि पहले एम डैश पर खड़ा व्यक्ति ओ पर खड़े व्यक्ति को तब तक आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है जब तक एम डैश O1 तथा P एक सीध में ना आ जाए। अब तब जब तक एम डैश O1 तथा P एक सीध में ना आ जाए। ये कौन करता है, एम पर खड़ा व्यक्ति ओ पर खड़े व्यक्ति को तब तक आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है। फिर अब O1 की स्थिति स्थिर करते हैं तथा एन डैश पे खड़ा व्यक्ति P पर खड़े व्यक्ति जो यहाँ पर था, ठीक है, व्यक्ति को तब तक आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है जब तक एन डैश P1 और O1 एक सीध में नहीं आ जाए। अब पुनः एम डैश पर खड़ा व्यक्ति P1 को स्थिर करते हुए O पर खड़े हुए व्यक्ति को तब तक आगे बढ़ने का इशारा करता है जब तक एम डैश O2 P1 एक सीध में ना आ जाए। इस प्रकार इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक जमीन पर चारों बिंदु एन डैश O डैश P डैश तथा एम डैश एक सीधी रेखा में नहीं आ जाते। देखिए, ये अभी हम आपको उसका समझा। तो देखिए क्या कहते हैं, ये कहने हैं कि एम तथा एन, ये यहीं पे समझाते हैं, एम तथा एन एक ऐसे बिंदु हैं जो इनविजिबल हैं, मतलब दिख ही नहीं रहे हैं। अब क्या करते हैं कि इनको कोई ओ बिंदु या पी बिंदु कोई पहाड़ी पर ही मान लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे बिंदु हम स्थापित करते हैं पहाड़ी पे कि पी से जहाँ एम दिखे और ओ से जहाँ एन दिखे, ये स्थापित करते हैं। ठीक है, क्या कि पी से एन दिखे और ओ से एम दिखे। फिर क्या करते हैं, अब इनको क्या करते हैं, इनका प्रोजेक्शन डाला जाता है। ठीक है, एम तथा एन का, क्योंकि ये तो ज़मीन पर ही है तो इनकी सीधी सीधी ज़मीन पे स्थिति जो लोकेशन है वो ज्ञात की जा सकती है ना, क्योंकि जो बिंदु ऑलरेडी ज़मीन पे हैं, अगर माना एक चैन दूरी ही या 2 चैन दूरी ही इनकी हम सीधी सीधी ले लें तब भी हम इनका आसानी से प्रोजेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहाड़ी की एक साइड में हम जहाँ जो है एक क्या करते हैं, प्रोजेक्शन डाल देते हैं और एम वहाँ बिंदु स्थापित कर देते हैं, एम डैश और एन डैश। ये बिंदु स्थापित करने के लिए फिर क्या करते हैं हम कि अब क्या करते हैं कि एम डैश, ये जैसे ये इसको इरेज कैसे करते हैं, डिलीट ही होगा पूरा, कोई नहीं, आप समझ रहे हैं ना, ये एम डैश है। तो अब क्या करते हैं कि एम डैश वाला जो बंदा है
वो ओ वाले बंधु जो यहाँ पे ओ पे जो इंसान खड़ा है जिसके हाथ में रेंजिंग रॉड है, वो उसको बोलता है कि वो नीचे सीध में चलता जाए अपनी, ठीक है, सीध में चले और कब तक चले, उस कंडीशन तक चले जब तक P O1 और M' एक सीधी लाइन में ना आ जाए, जैसे कि ये अब आ गए हैं, ठीक। और जैसे ही आता है सीधी लाइन में O1 को स्थिर करने के लिए बोल देता है। उसके बाद जो N' पे खड़ा व्यक्ति है वो क्या बोलता है, किसको, P को, कि अब P वाला तब तक चले, कब तक चले, जब तक PO1 और N एक सीध में ना जाए। वहाँ पे भी एक बिंदु की स्थापना कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है P1 और ये हो गया हमारा O1, ठीक है। अब फिर से ऐसा कहते हैं, कैसे, जो O2 पे O1 पे इस इंसान है जो रेंजिंग रॉड लेके खड़ा है सहायक, उसको बोलते हैं कि वो तब तक सीधा चले नीचे की ओर, कब तक, M1 बोलता है M' कि जब तक वो P1 की सीध में ना आ जाए। P1 की सीध में आ गया तो यहाँ पे एक बिंदु स्थापित करते हैं O2, फिर रोकता है। अब N' बोलता है किसको, P वाले को, कब तक बोलता है कि तुम तब तक सीधे नीचे चलो जब तक O2 और N एक सीध में ना आ जाए, वो वहाँ पे रोक देता है। फिर M1 बोलता है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये दोनों सीधे नीचे एक इस सीधी लाइन के उसमें आ जाते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है वहाँ पे क्या करते हैं, अंतर्वृत्तीय बिंदु स्थापित कर देते हैं। ये था क्या, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग। कौन सी कंडीशन में, उस कंडीशन में जब इनके बीच में कोई पहाड़ी छोटी या टीला आ गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है खाई में अप्रत्यक्ष आरेखन, रेसिप्रोकल रेंजिंग अक्रॉस ए वैली। अब आप जानते हैं कि हमें रेंजिंग करनी है, तो कैसे करेंगे। रेंजिंग करने के लिए ये ज़रूरी है ना कि जैसे ये M कोई बिंदु है, N कोई वो है और इनके बीच में खाई है, तो रेंजिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हमें समतल ही नहीं है ना, हवाई तो नहीं कर सकते ना, चेन सर्वे की रेंजिंग कर रहे हैं, तो हमें एक स्थान, या कहते हैं हमें रेंजिंग रॉड लगाने के लिए तो स्थान चाहिए। बीच में जो ओपन स्पेस है वहाँ कैसे कर सकते हैं। हालांकि दोनों विजिबल हैं, आप देखेंगे कि जो खाई के आसपास हैं वो N से M दिख रहा है, M से N दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनके बीच सीध बांधना आसान थोड़ी है, क्योंकि बीच में तो बहुत खाली स्पेस है, ठीक है। तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष आरेखन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, कि माना M तथा N दो बिंदु हैं जिनके बीच में नीचे धरातल या खाई है, जिसके कारण दोनों बिंदुओं के मध्य सीध बांधना संभव नहीं है। इस स्थिति के लिए अप्रत्यक्ष आरेखन किया जाता है। इस आरेखन को करने के लिए भी 4 अव्यक्ति तथा 4 आरेखन दंडों की आवश्यकता होती है। कैसे करते हैं, सर्वप्रथम M तथा N पर एक एक आरेखन दंड लगाते हैं तथा एक एक सर्वेक्षक इनके पीछे खड़ा हो जाता है। 2 अन्य सदस्य आरेखन दंड लेकर नीचे धरातल में उपयुक्त स्थान पर खड़े हो जाते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्व की भांति पहाड़ी पर संपन्न कराई जाती है। जिस तरह भूमि या पहाड़ी के केस में एक रेखा चारों बिंदुओं से प्राप्त की जाती थी, उसी तरह खाई के केस में भी एक रेखा प्राप्त कर ली जाती है तथा अंतर बिंदु स्थापित कर लिए जाते हैं। अच्छा, आपने अभी क्या देखा था, आपने अभी जो देखा था क्या था, M था और N था, दोनों के बीच में पहाड़ी थी, दोनों विजिबल ही नहीं थे, लेकिन उनको नीचे लाया गया एक सीधी लाइन में, ठीक है। ये तो चलो सीधा चल गया। अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो M और बीच के ऑलरेडी खाई है, दोनों एक दूसरे से विजिबल हैं, लेकिन तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखो कि कोई उचित दूरी पर 2 बिंदु खड़ा करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, 2 बिंदु, आप 2 बिंदु जैसे कि 2 सर्वेयर या सहायक खड़े करते हैं, ठीक है। और वही कंडीशन जो खाई के लिए अप्लाई हो रही थी, सेम कंडीशन इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी एक सीधी लाइन आपको मिल जाती है। ये ठीक उसका ऑब्लिक होता है जो आपने खाई के लिए किया था, लेकिन आप देखेंगे कि खाई के लिए आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर तो स्पेस है ना। खाई के लिए आपको खाई पर ही करना होता है, लेकिन आपको एक सीधी रेखा मिल जाती है कुछ थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो ये था आपका क्या, रेसिप्रोकल रेंजिंग अक्रॉस ए वैली। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेनिंग ए लाइन, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास। याद रखिएगा,
अगर अप्रत्यक्ष आरेखन आता है तो आपको ये दोनों करने हैं। अगर वो आपसे स्पेशल करके पूछा अक्रॉस ए वैली या कोई हेलिया माउंटेन आ जाए या कोई बाग आ जाए तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये लिखना है, ठीक है। अप्रत्यक्ष आरेखन में भी आप 3 टाइप पढ़ चुके हैं, जबकि प्रत्यक्ष आरेखन में आपने 2 पढ़े थे, एक लाइन रेंजर के द्वारा और एक बाय द आई। तो सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, थ्योरी ही है तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लेकिन जो नया चैप्टर है कंपास, सर्वे और लेवलिंग, उसके न्यूमेरिकल्स, अब देखो क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको न्यूमेरिकल्स हम क्लास में ही करवाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू क्लास।